देखिए, अगर आपको बेचैनी हो रही हो कि सर कितने वीडियो में ये यूनिट ख़त्म होगी, तो मैं वेलकम बैक। और हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि इंडिकेटर डायग्राम जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इंडिकेटर डायग्राम इन processes, in understanding the processes. Indicator diagram in processes या indicator diagram in the understanding of processes. तो हम लोगों ने क्या समझा है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। पिछले लेक्चर की ही बातें हैं, थोड़ा सा समझना ज़रूरी हो जाता है। वॉल्यूम है, प्रेशर है। आपने किसी सिस्टम को, मान लीजिए एक सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं। आपने उसमें कुछ प्रेशर अप्लाई किया, उसका कुछ वॉल्यूम हुआ और वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो एक प्रेशर आपके पास है और एक वॉल्यूम आपके पास है। तो मान लीजिए वॉल्यूम आपका ये V1 है और प्रेशर आपका P1 है। तो इस PV डायग्राम, जिसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, इस पर आप एक पॉइंट बना सकते हैं। फिर आपने इसको थोड़ा सा चेंज किया, नया P आया, नया V आया। मान लो ये आ गया, एक नया V है, एक नया P है। तो आप, और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये समय के साथ चेंज नहीं हो रही वैल्यू। तो इसको भी आपने इंडिकेटर डायग्राम पर बना दिया। इस तरह से इंडिकेटर डायग्राम पे आपके इस तरह के 2 पॉइंट बन गए। अब समय के साथ साथ आप ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट अचीव कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी स्थितियां प्राप्त कर रहे हो। तो आप यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम पर इस तरह के बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन खास बात यह है कि सारे पॉइंट जब आप ड्रॉ करोगे तो ये सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम स्थिति को ही बता रहे होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्थिति का सिंपल समझ यही मतलब कहा है कि ऐसी स्थिति जब उसके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल ना बदल रहे हों, मतलब जो भी प्रेशर हो वो हो चुका हो, उतना ही हो, वो जो भी वॉल्यूम हो वो ना बदल रहा हो, उतना ही हो। तो जब आप वो नहीं बदल रहा है तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो और उसको इस डायग्राम पे किसी प्लेन पे कहीं पे ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से इंडिकेटर डायग्राम पे अगर कोई पॉइंट है, पॉइंटों का समूह है, इसका मतलब वो सब इक्विलिब्रियम को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि एन इंडिकेटर डायग्राम, या कह सकते हो PV कर्व। एंड इंडिकेटर डायग्राम और PV कर्व इज अ कर्व ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है ना। तो इंडिकेटर डायग्राम पर हम जो भी डायग्राम कर्व ड्रॉ करते हैं, तो कर्व जो होता है वो इस तरह के इक्विलिब्रियम स्टेट वाले पॉइंटों का ही एक समूह होता है, उनका ये कलेक्शन होता है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो ईच पॉइंट, हर पॉइंट जो आप बना रहे होगे, ईच पॉइंट नीड्स अ single well defined प्रेशर। हर पॉइंट जो होगा उसका अपना एक वेल डिफाइंड प्रेशर होगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम फॉर द each point needs a single well defined pressure, volume for the same uniform state. That requires the system to pass through a sequence of quasi-static या quasi equilibrium states
so that the equation of state, मान लो P फंक्शन ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर etc holds। ये एक परिभाषा है लिखने वाली जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोसेसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी प्रोसेस वाला ही टॉपिक चल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखें लिखा है द इंडिकेटर डायग्राम या पीवी कर्व, इट इज़ अ कर्व ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की इस तरह की जो बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं, उन इक्विलिब्रियम स्टेट्स को ही समूह जो होता है उसी को हम इक्विलिब्रियम उसी को ही हम उन्हीं को मिला करके हमारा डायग्राम बनता है। तो हर पॉइंट जो है उसको आवश्यकता होती है कि उसका एक वेल डिफाइंड प्रेशर हो और एक वेल डिफाइंड वॉल्यूम हो, ठीक है, क्योंकि पीवी कर्व है तो वेल डिफाइंड पीवी तो साफ साफ दिखने चाहिए थे। तो हर पॉइंट ये आपके जरूरी है, हर पॉइंट ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी यूनिफॉर्म स्टेट है उसका एक खास, उसका एक वेल डिफाइंड प्रेशर हो और उसका वेल डिफाइंड वॉल्यूम हो। सो इसकी रिक्वायरमेंट क्या करती है, दैट रिक्वायर्स द सिस्टम टू पास थ्रू सीक्वेंस ऑफ क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसका फिर प्रोसेस जब हो रहा होता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो कि क्वासी स्टैटिक स्टेट होती हैं, यानी कि लगभग इक्विलिब्रियम के निकट वाली स्टेट होती हैं, उनको तय करता हुआ ये सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। तो इस तरह के पॉइंट कैसे बनाए जाते हैं, क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के थ्रू, जहाँ की क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, जहाँ की लगभग एज इफ इक्विलिब्रियम जैसे सिचुएशन होती है। ऐसा करने से मैथमेटिकली हम एक इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं जो कि वहाँ पर सेटिस्फाई होती है। जैसे हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट था आपका, वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को भी अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रेशर की वैल्यू चाहिए, आपको वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए ही उसके अंदर, है ना। अगर कोई सिस्टम में जहाँ प्रेशर लगातार चेंज ही हो रहा है, वॉल्यूम लगातार चेंज हो रहा है, तो जब आपको एक खास पी की वैल्यू मिलेगी नहीं, आपको खास v की वैल्यू मिलेगी नहीं, तो कैसे आप वहाँ पर वॉन डर वॉल इक्वेशन भी लगा पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करेंगे जहाँ हमने p पहचान लिया है, हमने वॉल्यूम पहचान लिया है, और अब हम खाली उस पर अप्लाई करके अपने मन की वैल्यू, अपने मन का आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी इंडिकेटर डायग्राम में, प्रोसेसेस में इंडिकेटर डायग्राम की आवश्यकता क्या होती है। फिर हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बात किए थे, हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात की थी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई बदलाव अगर किया जाए तो वो इक्विलिब्रियम में रहे और अगर वो बदलाव हटा लिया जाए तो फिर से अपने पुराने इक्विलिब्रियम में आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो किसी समय प्रेशर इतना था, P1 V1 प्रेशर था, आपने बाहर से कुछ बदलाव किए जिससे एक नया प्रेशर आ गया। एक नया प्रेशर कितना आ गया, P2, वॉल्यूम हो गया V2। किसी वजह से आपने कोई इफेक्ट, कोई वेट रखा, कुछ ऐसा किया। लेकिन अगर ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक चला गया, सिस्टम इस पुराने इक्विलिब्रियम स्टेट से नए इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच गया, लेकिन अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जैसे ही आप वो प्रभाव हटाओगे, मतलब मान लो आपने बांट रखा था, वेट रखा था, उसको हटाओगे तो फिर से ये वाली इक्विलिब्रियम स्टेट आ जानी चाहिए। इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो कोई प्रभाव बनाया, नई स्टेट मिली और वो प्रभाव हटाओ तो फिर से पुरानी स्टेट प्राप्त हो जाए, इसी चीज़ को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इसी तरह के प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और जब ये प्रोसेस होते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग ने यही तो डिफाइन किया है कि ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं, ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। मतलब हल्का सा बदलाव होता है P और V में, पर उसी को हम एक पॉइंट के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे एक तरफ, जैसे आपका प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकलती कुकर से। तो ये एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। और आप जब अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से समझने की कोशिश की है और आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि सर रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रियम, ये तो बड़ी यूनिक स्थितियां हैं। अगर इतना है कि कुछ भी डिफरेंस ना हो, टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, प्रेशर डिफरेंस ना हो, फोर्स डिफरेंस ना हो, तब तो इस सामान्य जीवन में बड़ा मुश्किल होता होगा। यही मैंने कल भी कहा था, यानी पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि सच में ये प्रोसेस बड़े मुश्किल होते हैं।
सामान्य जीवन में हम रिवर्सिबिलिटी देखते नहीं हैं ज़्यादा। इरिवर्सिबिलिटी ही हर तरफ रहती है, जहाँ एक अच्छा खासा प्रेशर डिफरेंस है, पंखा चलाया आपने, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। आपकी बॉडी में एक टेम्परेचर डिफरेंस है अलग अलग हिस्सों में शरीर के, जैसे काम चल रहा है। तो इरिवर्सिबिलिटी इज अ मोर कॉमन थिंग, इज अ मोस्ट कॉमन थिंग आई वुड से एज कंपेयर टू रिवर्सिबिलिटी, बिकॉज रिवर्सिबिलिटी इज अ रेयर थिंग। तो अब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कुछ और चीज़ें समझ जाते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो आप लिखेंगे, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख रहे हैं, मोर अबाउट रिवर्सिबिलिटी, मोर अबाउट irreversibility, more about irreversibility। irreversibility वो स्थिति होती है जहां स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम के नज़दीक नहीं होता, यानी एक से दूसरी तरफ जाने में इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर irreversible processes, for irreversible processes the intermediate states are not in equilibrium. For irreversible processes, the intermediate states are not in equilibrium. So the system does not has a unique pair of pressure and volume at each instant. So the system does not has a unique pair of pressure and volume at each instant. For irreversible क्या लिखते हैं, irreversible ग्रोथ हो गया ना। For irreversible processes at least one factor of following is true during the change। तो यहाँ पर बच्चों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे इक्विलिब्रियम जब होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात होती है, तो हम क्या कहते हैं कि एक सिंगल वेल डिफाइंड प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू होती है। तो अगर आप इंडिकेटर डायग्राम पे आप समझाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टेट के लिए एक वेल डिफाइंड प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू आपको हर बार पता करनी पड़ेगी, हर समय पता करनी पड़ेगी, ताकि आप उसको इंडिकेटर डायग्राम पे कहीं ड्रॉ कर सको। लेकिन ये तो कंडीशन है रिवर्सिबिलिटी की, लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इसका उल्टा होगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं होते। इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब है, जैसे अगर आपके पास ये डायग्राम है, ये आपका स्टेट नंबर 1 है इनिशियल, ये स्टेट नंबर 2 है फाइनल, यहाँ पी आई थी, वी आई थी, यहाँ पी एफ है, वी एफ है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसके बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, और इन सारे पॉइंटों का जो समूह था वही जा करके इसके बीच में वो जो पाथ बनाता है। तो जितने भी ये इनिशियल यहाँ से शुरू हुई बात, यहाँ ख़त्म हुई, इसके बीच में जितने पॉइंट है सब इंटरमीडिएट पॉइंट हैं। रिवर्सिबिलिटी में हम क्या कहते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट पॉइंट भी वेल डिफाइन होने चाहिए। वेल डिफाइन होने का मतलब हर पॉइंट को आप एक खास P की वैल्यू और एक खास V की वैल्यू दोगे, तभी तो उसको ड्रॉ किए हो। अगर ना होता तो कैसे ड्रॉ करते। तो आपके सारे इंटरमीडिएट स्टेट
इनिशियल स्टेट भी इक्विलिब्रियम में, फाइनल स्टेट भी इक्विलिब्रियम में है, और इसके बीच के सारे स्टेट जो कोई इंटरमीडिएट स्टेट है वो सब भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। आप बस इतना समझ लो, इक्विलिब्रियम में होना मतलब जिसकी एक खास P और V की वैल्यू हम डिफाइन कर सकें, बस इतना ही मतलब है। अगर आप P और V की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हो? क्योंकि लगातार बदल रही है, लगातार चेंज हो रही है, तो उसको हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। जैसे अगर मैं अपनी फ़ोटो खिंचाना चाहूँ, नॉर्मल कैमरा है, तो मुझे एक समय के लिए स्थिर होना पड़ेगा। मैं ऐसे खड़ा बैठा, मैं मतलब ऐसे रहूँगा, और आप तो ऐसे कैमरामैन कहेगा सर थोड़ी देर स्टिल रहिए, मतलब रुके रहिए, एंड आप हिलेंगे नहीं, एंड देन वो फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है। ऐसा आप ऐसे स्टिल हैं, आपकी फ़ोटो खींच गई। लेकिन आप सोचें कैमरा बहुत अच्छा, अब तो हाई स्पीड कैमरा आ गए हैं, आपको मोशन में कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए ट्रेडिशनल कैमरे हैं, पुराने फिल्म वाले, तो आप ऐसे लगातार मूव कर रहे हो, तो वो कैसे फ़ोटो खींचेंगे? क्योंकि जब भी फ़ोटो खींचेंगे तो आप या तो ऐसे मिलोगे या फिर ऐसे मिलोगे, हमेशा मोशन में मिलोगे। तो आपको इक्विलिब्रियम में ला करके फोटो खींच रहे हैं, आपने ऐसे फोटो खींचे, ऐसे फोटो खींचे, ऐसे फोटो खींच रहे हैं, ऐसे देखते ना शादी बारात में फोटो खींच रहे होते हैं। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, वीडियो बनते हैं जिसमें सारे फ्रेम एक सेकंड में वहाँ 25 फ्रेम आ रहे हैं, तो 25 फ्रेम मिलकर के 1 सेकंड की मूवी बना, 1 सेकंड का वो इम्पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन स्टिल फोटोग्राफी में तो आपको रुकना पड़ेगा तब एक फोटो खींचेगा, अदरवाइज वो मोशन हमेशा दिखे, कभी इधर ब्लर कभी उधर ब्लर रहेगा। नॉर्मल कैमरे की बात करें अगेन, तो वैसे ही इक्विलिब्रियम मतलब वही स्टिल फोटो खींचना। बहुत सारी स्टिल फोटो को मिला के हमने पूरी मूवी बना दी। लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। तो इसका मतलब है सिस्टम डज नॉट हैज एनी यूनिक पेयर ऑफ P एंड V एट ईच इंस्टेंट, मतलब हर समय उसके पास कोई खास एग्जैक्ट P और V की वैल्यू होती नहीं, सब चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ होता रहता है। सो अब होता क्या है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और आप कह रहे हो कि उसकी P और V की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो कारण है क्यों होती रहती है? तो उसका है कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू ड्यूरिंग द चेंज। यानी कि इरिवर्सिबिलिटी इसलिए है सिस्टम के पास क्योंकि हम कुछ कारण लिखने जा रहे हैं, इन कारणों में से कम एक कारण तो जरूर होगा जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो इरिवर्सिबल है। तो पहला कारण क्या है, फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस। फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस मतलब सिस्टम के अंदर कोई प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे आप कहोगे, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर, वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी कि नो यूनिक, नो सिंगल, इसको अलग से लिख देते हैं, नो सिंगल P, एक कोई खास, एक अकेला ऐसा कोई P की वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। दूसरा क्या होगा, अगर फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस है, इस वजह से कंटिन्यूअसली प्रेशर चेंज हो रहा होता है, रुकता नहीं किसी से पर्टिकुलर टाइम पर। और फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट, फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी वहाँ पर एक फाइनाइट टेम्परेचर का डिफरेंस होता रहता है। यानी कि ऐसा लग रहा होगा कि हीट का फ्लो हो रहा है, चाहे सिस्टम से बाहर हीट जा रही हो, चाहे सिस्टम के अंदर आ रही हो, जिससे कि टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। तो फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस so that T is नॉट कांस्टेंट, ठीक है, वहां पर एक फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट काम कर रहा होगा। तीसरा है ड्यू फ्रिक्शन, विस्कोसिटी या टर्बुलेंस है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी उससे सिस्टम से बाहर जा रही होती है, और सिस्टम से जब मैकेनिकल एनर्जी बाहर जा रही होती है तो सिस्टम कभी भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाता, एक अनबैलेंस फोर्स वहाँ पर रहता है। तो एक चीज़ है ड्यू टू फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और टर्बुलेंस, the mechanical energy
डिसिपेट मतलब होता है क्षय हो जाना। ड्यू टू फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और टर्बुलेंस द मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड, दिस मेक्स द सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता है, दिस मेक्स द सिस्टम, क्या कर सकते हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से दूर कर देते हो। तो दिस मेक्स द सिस्टम आउट ऑफ द मैकेनिकल, और साथ साथ जब ये सब हो रहा होता है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, तो हीट बढ़ रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी नहीं आ पाता, सिस्टम आउट, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, सिस्टम आउट ऑफ द मैकेनिकल ऑब्लिक थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ड्यू टू फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और टर्बुलेंस द मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड, सो दिस मेक्स द सिस्टम आउट ऑफ द मैकेनिकल या थर्मल इक्विलिब्रियम। और एक और चीज़ कह सकते हैं कि जैसे आपके सिस्टम के अंदर फेज भी कांस्टेंट नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि रैपिड चेंजेस, बहुत सारे जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस और फेज चेंजेस टेक प्लेस, बदलाव हो रहे, जैसे बबल्स आ गए, फेना आ गया आपके सिस्टम के अंदर, अगर लिक्विड सिस्टम है इस तरह का, या जैसे मोम है पिघलने लगा, सॉलिड था मतलब लिक्विड था और उसकी विस्कोसिटी चेंज होने लगी, ज़्यादा गलने लगा, बर्फ़ है पिघलने लगी। तो इस तरह के जब थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के दौरान जब फेज चेंज हो रहे होते हैं तो वो भी एक तरह की इरिवर्सिबिलिटी को ही लेकर के आता है। तो इस तरह से आप देखते हो कि जो फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस है, फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट है, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, टर्बुलेंस की बात हो जाती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, या कोई रैपिड चेंज होता है, फेज चेंज होता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर आप देखो तो ये तो बड़े ही वाजिब से कारण है, सामान्य जीवन में ये सब कुछ हो सकता है, एक प्रोसेस के अंदर ही सब कुछ हो सकता है। आप फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, टर्बुलेंस को कहाँ तक अवॉइड करोगे, नहीं अवॉइड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, बट यू कांट मेक देम जीरो। सो इस तरह से आपको ये समझना होगा, अपने मन में इस तरह का एक इंट्यूशन लाना पड़ेगा कि इरिवर्सिबिलिटी इज द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, इरिवर्सिबिलिटी ही वास्तविकता है। तो और रिवर्सिबिलिटी एक आइडियलिज्म है, रिवर्सिबिलिटी एक तरह का आदर्श स्थिति है, अरे बहुत अच्छा है, फ्रिक्शन नहीं है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, कोई फेज का चेंज नहीं है, और बहुत ही स्मूथली आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट, फिर अगली इक्विलिब्रियम स्टेट, फिर अगली इक्विलिब्रियम स्टेट आती चली जा रही है, और आप हर चीज़ को ड्रॉ करते चले जा रहे हो। अरे सिस्टम क्या, लाइफ भी ऐसे नहीं होती, लाइफ इज ऑल्सो फिल्ड विथ द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आप रोज उठते हो, आप देखते हो, आप प्लान करते हो, ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होगा, फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा और फिर मेरा ये हो जाएगा, देन आई विल बिकम अ IAS, एंड IAS होने के बाद मैं एक बढ़िया सा अपने घर का कोई स्टेट ले लूँगा, और फिर अपने घर के स्टेट में उस ज़िले में ही मैं DM बन जाऊँगा जहाँ मैंने पढ़ाई की है, और फिर मैं अपने स्कूल जाऊँगा, अपने गाँव जाऊँगा, लोग देखेंगे कि जो बच्चा गाँव में यहाँ खेला करता था, जिसके पिताजी गाँव के स्कूल से पढ़े लिखे हैं, आज वो यहाँ कलेक्टर बन करके आया, और फिर मैं वहाँ जा करके सुधार करूँगा, नहरें ठीक करवाऊँगा, तालाब। यू कैन प्लान आइडियल लाइफ, थिंग्स आर वेरी स्मूथ, वेरी लेवरिश, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी बहुत सारे मतलब उतार चढ़ाव वगैरह होते हैं, जिनकी वजह से कई बार क्या होता है, हमने जिस तरह का प्लान किया होता है वो पूरी प्लानिंग का ट्रैक छोड़ के लाइफ किसी और ट्रैक पे मूव कर जाती है। सो दिस इज द रियलिटी, एंड दिस इज ट्रू विथ ऑल द सिस्टम्स, नॉट इवन द केमिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, न्यूक्लियर सिस्टम, क्वांटम सिस्टम, वी ह्यूमंस एज अ सिस्टम, एवरीथिंग इज फिल्ड विथ दिस काइंड ऑफ स्टेट। कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमको, हाँ, नियर टू इक्विलिब्रियम आ जाए, उसके प्रयास चलते रहते हैं, बट आइडियल इक्विलिब्रियम इज अ वेरी ख्वाबों वाली बात रहती है। चले, ये हमने ख़त्म कर दिया है, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बात कर दी, रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात कर दी, इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात कर दी। अगर आपको लग रहा होगा कि सर बातें आपकी मैं सुन रहा हूँ, चलो मजबूरी है,
आप वीडियो बना रहे हो तो आपके सपोर्ट के लिए मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप फिलोसफिकल टच के साथ बता रहे हो, इसको मैं एग्ज़ाम में लिखूँ कैसे? तो बच्चा ऐसा है, आप ऐसा करिएगा, आप जो वीडियो हैं इनके डिस्क्रिप्शंस जो हैं उनको देखते रहिएगा। डिस्क्रिप्शंस के एक हिस्से में हम एक अपडेट का एक हेडिंग लिख देंगे। अपडेट में हम क्या रखेंगे? अपडेट में आई एम ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क ऑन द नोट्स पार्ट। आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं नोट्स को लेकर के, उसको अब मैं बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ। वीडियो तो बना ही रहा हूँ, नोट्स के ऊपर भी मेहनत कर रहा हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अपडेट करके एक हेडिंग रहेगी, या ढूंढ लीजिएगा, ऊपर ही रखूँगा मैं। अपडेट में मैं कमेंट लिख दूँगा। अगर कोई, जैसे मैं PDF बना लूँगा, उसको उसके अंदर डाल दूंगा डेट के साथ। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 15 सितंबर 2025 को कोई नोट्स डाला, तो आप अपडेट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ अपडेट हेडिंग हो, एक अपडेट लिखा रहेगा, अपडेट फिर डैश करके लिखा होगा। अगर उसके आगे एक कोई गूगल ड्राइव का लिंक लगा है, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये लिंक जो है ये मैंने कब अपलोड किया, 15 सितंबर को अपलोड किया है, तो वो यहाँ लिखा रहेगा। तो अभी मैंने मान लीजिए PDF अपलोड कर दिया, फिर मैंने थोड़ा और अच्छे तरीके से PDF बनाए, तो उनका भी लिंक हम उसके अंदर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए उसको मैंने 25 सितंबर को बनाया, तो हम उसमें 25 सितंबर के नाम से उसके अंदर अपडेट कर देंगे। तो आप जब वीडियो देखिएगा तो एक बार अपडेट सेक्शन को भी देख लीजिएगा कि अपडेट में मैंने कुछ लिखा है कि नहीं। अगर वहाँ मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो उसमें मैं लिख दूंगा कि कमिंग सून या एक्सपेक्टेड टू कम ऑन 15 सितंबर, ऐसा कुछ लिख देंगे कि भैया अभी नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि 15 सितंबर या 18 सितंबर तक इस पर हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आप उसको देख लीजिएगा और फिर एक बार 18 सितंबर को आकर के, या जो भी डेट लिखी है उसमें आके चेक कर लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी उनमें चीज़ें डाल दूँ। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो बनते जा रहे हैं। अब उन वीडियो के साथ साथ उनके कमेंट्स भी, उनके नोट्स भी बनाना। देखो ऐसा होता है कि मेरे जो मैं हैंड रिटन नोट्स जिससे मैं तैयारी करके आता हूँ कि भाई मुझे इतना बताना है, इससे ज़्यादा नहीं बता देना है, या इससे इधर उधर नहीं बता देना है। ऐसा नहीं है कि हम क्वांटम थर्मोडायनामिकल प्रोसेस बताना शुरू कर दें। मतलब चीज़ें तो हैं ही है खोपड़ी में, तो ऐसा ना हो कहीं वो ओवरलैप कर जाए। पता चला कि हमने BTech वाले या BSc वाले बच्चों को कुछ MSc वाले एग्जाम्पल ठोकने शुरू कर दिए, उनको घोल घोल के पिलाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से रखने के लिए अपने लिए एक नोट्स बना लेता हूँ। बट ये नोट्स वैसे हैं, थोड़ा इधर पोस्ट कार्ड जैसा लिख दिया, थोड़ा उधर लिख दिया, एरो बना के ये कर दिया, वो कर दिया। फिर अगर इनको मैं दे भी दूंगा तो ये वही हो जाएगा, जैसे भाषण दे रहे हैं यहाँ पर, वैसे ही आपको कागज दे दिया। मेरे प्रयास ये है कि आपको ऐसा मिले कि बस आप उसको लो और उसको अपनी कॉपी में फोटो कॉपी करा के रख लो और उसको याद करो। तो एज इट इज़ अगर उसको आंसर एग्जाम में भी लिख दो तो आपका बढ़िया नंबर मिल जाए। यही आप भी चाहते होगे ना, इस तरह का आप भी चाह रहे हो। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की स्थिति धीरे धीरे समझना मैंने मतलब एनालिसिस करनी शुरू कर दी है कि आपको बिल्कुल रेडी चाहिए, बिल्कुल रेडी नोट्स, ऐसे नोट्स जिनको आप रट लें। ठीक है, समझ रहे हो अलग बात है, पर रट भी लो। अगर लिखा है व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सो आपको एक पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट रूप लिख जाए कि बाय द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल दिस एन एग्जाम्पल, ऐसा जिसको आप एज इट इज एग्जाम में अगर उतार दो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएं। इस तरह के नोट्स आपको चाहिए। तो उस तरह के नोट्स को बनाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, और अभी तो है हमारे पास समय, 20 सितंबर का महीना चल रहा है 2025 का। प्रयास हमारे जारी हैं और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको वो नोट्स यहाँ पर दे दिए जाएं। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस की बात करते हैं। इन प्रोसेसेस को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लिखोगे डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस। पहला हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके ब्रैकेट में दोगे चेंज इन टेम्परेचर इज 0, डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान
टेम्परेचर में चेंज ना हो रहा हो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो मतलब टेम्परेचर में चेंज ना रहा हो, इसीलिए इसको आइसोथर्मल कहते हैं। आइसो मतलब एक जैसा, थर्मल मतलब टेम्परेचर से जुड़ा हुआ फैक्ट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर अब इसमें कुछ हेडिंग लिख लेते हैं, डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एक उस तरह से कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, द प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेसेस। कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप कह रहे हो कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि मान लो प्रोसेस आपने किया और हीट टेम्परेचर बढ़ा उस सिस्टम का, तो सिस्टम के पास इतना समय रहना चाहिए कि वो हीट उससे बाहर चली जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरा हाथ है, हम इसको ऐसे से रगड़ें, धीरे धीरे रगड़ रहे हैं। धीरे धीरे रगड़ने से क्या होगा, जब दो हाथ की हथेलियों की स्किन रगड़ रही है तो वहाँ पर वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, हम वर्क कर रहे हैं, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कि ये हाथ गर्म नहीं होने पाता। अगर हम दिन में ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे रगड़ें इस तरह से करें तो हमारे हाथ में गर्मी नहीं आएगी। इस तरह के अगर हम दिन में 100 बार भी कर लें तो भी हमारे हाथ गर्म नहीं होंगे, इसी रूम टेम्परेचर पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब रगड़ लग रही है तो जो हीट जनरेट भी हो रही है वो तुरंत ही उसको इतना समय मिल जा रहा है। जैसे हमने ये किया तो यहाँ जो हीट जनरेट हुई, अब जैसे हवा हो गई तो हवा को मौका मिल गया इसको लेकर के चले जाने का, तो यहाँ उंगलियां ठंडी ही रही, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रही। तो आप अगर धीरे धीरे इस तरह से कर रहे हो तो कोई भी यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इसको हम तेजी से करना शुरू कर दें, ऐसे जल्दी जल्दी करना शुरू कर दें, तो क्या हुआ, इतनी तेजी से हाथ चल रहा है कि हवा के रगड़ से हीट जाने से पहले हाथ फिर से रगड़ जा रहा है, तो आपको स्किन पर एक गर्माहट महसूस होती है, तो उसे एडियाबैटिक कहा जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर सिस्टम में प्रोसेस के दौरान हीट जनरेट होती है तो उसको इतना समय मिल जाए कि बाहर चली जाए। अगर सिस्टम के अंदर हीट की कमी महसूस होती है तो उसको इतना समय मिल जाए कि बाहर से हीट वो अंदर ला सके। दिस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कंडीशन क्या होती है, दिस रिक्वायर्स स्लो heat exchange with surrounding। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए एक हीट का सराउंडिंग के साथ एक हीट का एक्सचेंज होना चाहिए। इक्वेशन कौन सी फॉलो करता है, इक्वेशन फॉलो करता है कि दिस फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। दिस फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका मतलब है पीवी जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, इसको फॉलो करती है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, अब इस फॉर्मूले को डेरिवेशन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे आगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W बराबर एन आर टी। आर इज द गैस कांस्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ मोल, एक कोई इंटीजर नंबर होंगे, टी जो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो W बराबर एन आर टी log ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आपका है तो वहाँ उस आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान अगर आपका वॉल्यूम V1 VI से VF की तरफ जा रहा है, अब इसमें कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि VI ज़्यादा हो VF से, या ऐसा हो सकता है VI कम हो VF से, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिलहाल ये फॉर्मूला आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क के लिए। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इतना फास्ट होता है कि कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, बिकॉज हीट को समय मिल जाता है सिस्टम से बाहर जाने का या सिस्टम के अंदर आने का। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। इसके अंदर कोई भी सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं होता। यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर 0। अगर क्यू को हम हीट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है। देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि सिस्टम को या तो बहुत ही फास्ट हो, बहुत तेज़ी से हो,
मौका ही ना मिले हीट को बाहर निकलने का या हीट को अंदर आने का, या जो सिस्टम है आपका वो चारों तरफ से घिरा हो किसी इंसुलेटेड मीडियम से, किसी ऐसे मीडियम से जो कि हीट को अंदर आने ही ना दे, चाहे हीट को अंदर से बाहर जाने ना दे, सिस्टम के बाहर जाने ना दे और सिस्टम के अंदर आने ना दे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सिस्टम या तो इंसुलेटेड हो, सिस्टम इंसुलेटेड हो, इंसुलेट मतलब समझ रहे हो ना, बाहर से हीट का अंदर आना जाना ना हो, या वेरी फास्ट, सिस्टम either insulated or the process must be very fast, प्रोसेस बहुत तेज हो रहा हो। इक्वेशन कौन सी फॉलो होती है? इट फॉलोज, ये इक्वेशन फॉलो करती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ गामा जो होता है वो CP बाई CV होता है। मैथ्स फार्मूले से हम लोग इसको आगे देख सकते हैं। फिर वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल से अलग होता है और वो फॉर्मूला होता है W बराबर PI इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम माइनस फाइनल प्रेशर वॉल्यूम, डिवाइड कर दीजिए गामा माइनस 1 से। अब यहाँ गामा की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि भाई आपकी जो आप मान लो गैस सिस्टम आप ले रहे हो तो गैस मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, उस हिसाब से गामा की वैल्यूज़ भी आपकी चेंज होती रहती हैं। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर, आइसोथर्मल प्रोसेस के एग्जाम्पल थोड़ा सा हम मॉडर्न लेते हैं, मतलब जो वही पुराने घिसे पिटे एग्जाम्पल नहीं है कि चाय का ठंडा हो जाना और पंप से हवा भरते हो टायर में तो उस दौरान पंप का गर्म हो जाना। दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस एग्जाम्पल, रोज़मर्रा के जीवन में देखते हो आप, और आपको 12th में भी अगर आप किताब उठाओगे तो ये सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस सम मोर गुड एग्जाम्पल जो लेटेस्ट लाइफ के मतलब लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इनमें से एग्जाम्पल आपने देखे नहीं होंगे, बट आप BSc के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो। होता क्या है कि जब आप सेमीकंडक्टर चिप बनाते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह चल रहे हैं, इनकी जो चिप बनती है, प्रोसेसर जो होते हैं या और भी चिप जो बनती हैं, तो उन चिप को बनाने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं CVD मेथड, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। एक एडवांस मेथड है। इस CVD मेथड में क्या होता है कि हम लेयर बाय लेयर आपका सेमीकंडक्टर ग्रो करते हैं, सेमीकंडक्टर को डेवलप करते हैं। एटम की एक लेयर बनती है, फिर दूसरी लेयर बनती है, फिर तीसरी लेयर बनती है एक मशीन के अंदर, CVD चैम्बर के अंदर, तो लेयर्स बनती हैं। उन लेयर के बनने के बाद फिर हमारे पास उसकी एक थिन लेयर एक आ जाती है और फिर उसको हम आगे वेफर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जब CVD मेथड से हम ये लेयर बना रहे होते हैं तो उस समय टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं चैम्बर का, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं और इसी के आधार पर डिसाइड होता है कि हमारी जो लेयर बन रही सेमीकंडक्टर की वो कितनी मोटी हुई, कितनी पतली होगी। तो आप कह सकते हो कि इन सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट CVD चैम्बर इज बिलोंगिंग टू द आइसोथर्मल कंडीशन टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द थिकनेस ऑफ लेयर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में लिखोगे इन semiconductors processes, in semiconductor processes the CVD मतलब होता है chemical vapor deposition, the chemical vapor deposition chamber adopted isothermal condition to maintain the thickness of layers, जो सेमीकंडक्टर की लेयर है उसकी थिकनेस को मेंटेन करता है। ऐसे ही आपके पास अगर एडियाबैटिक है तो जैसे एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। आप इलॉन मस्क वगैरह इसको काफ़ी ज़्यादा आप उनके ब्लॉग पोस्ट और उनके ट्वीट वगैरह में अक्सर बोलते रहते हैं। तो जब SpaceX का रॉकेट उड़ता है तो उस समय उसके अंदर जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल जो स्पेस फ्यूल होता है उसको हम क्रायोजेनिक स्टेट में
रॉकेट के अंदर इम्प्लांट करते हैं और फिर वो डिफ्यूज होता है, वहाँ से वो बर्न होता है। तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को ही क्रायोजेनिक कहा जाता है। इतना लो मतलब -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -250 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम। फ्रिज तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका बर्फ़ जमा देता है, लेकिन आप एक ऐसे फ्रिज की तुलना करें जो कि -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन गैस भी जम जाती है, वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी जम जाती है, ऑक्सीजन गैस भी जम जाती है। तो इसे कहते हैं क्रायोजेनिक सिस्टम। तो जो हमारे क्रायोजेनिक कूलिंग होते हैं, अब कैसे किया जाता है इसके लिए पूरे साइकिल्स होती हैं, मतलब क्रायोजेनिक, क्रायोस्टेट होते हैं, क्रायो इंजन होते हैं, जो कि एक स्टेप के द्वारा टेम्परेचर को -100 फिर -200 फिर -250 इस तरह करते हैं। तो वो जब करते हैं तो कई चक्र चलते हैं, मतलब इंजन लगातार चलता है और फिर वो इतना ठंडा हो जाता है, इसको क्रायोजेनिक साइकिल्स कहते हैं। तो कई बार होता है कि क्रायोजेनिक साइकिल्स के दौरान हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन को अडॉप्ट करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कहाँ होते हैं? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लिख सकते हो कि इन क्रायोजेनिक साइकिल्स द एडियाबैटिक एक्सपेंशन process is used. In cryogenic cycles the adiabatic expansion process is used. तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। ओके, दो प्रोसेसेस हमने यहाँ पर, महत्वपूर्ण दो प्रोसेसेस हैं जिनको हमने यहाँ पर समझ लिया है। नाउ और भी प्रोसेसेस हैं भाई, जैसे एडियाबैटिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा, रिवर्सिबल के बारे में तो हमने थोड़ी सी बात आगे कर ही ली है, साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास। तो आगे के वीडियो में हम लोग इनकी बात करेंगे, बिकॉज ये लंबा चौड़ा वीडियो हो चुका है 40-42 मिनट का। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम लोग बाकी बचे हुए प्रोसेस जो है आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक और साइक्लिक, इनकी बात कर लेंगे। इनको करने के बाद फिर हम वर्क और हीट के पास आएंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क एंड हीट। और वर्क और हीट को जब पढ़ रहे होंगे तभी हमें एक ज़रूरत महसूस होगी कि सिर्फ वर्क और हीट से ही काम नहीं चलेगा, हमें किसी तरह की और एनर्जी के बारे में समझना पड़ेगा जो सिस्टम के साथ जुड़ी होती है। तो उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। तो एक बार हमारे पास इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हमारे पास वर्क कॉन्सेप्ट आ गया, हमारे पास हीट कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आराम से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको बेचैनी हो रही हो कि सर कितने वीडियो में ये यूनिट ख़त्म होगी, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक विचार के फ्लो को लेकर चल रहा हूँ, कैसे विचार का प्रवाह होता है, कैसे एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ता है, कैसे ग्रो करता है। तो अगर आपको ये बेचैनी है कि सर ये सिलेबस कितनी जल्दी कंप्लीट होगा, ये यूनिट कितनी जल्दी ख़त्म होगी, तो अभी मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नंबर नहीं, मैंने रिकॉर्ड करके नहीं रखे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ सुबह या शाम जब भी सब मौका मिले, या हर 2 दिन में एक बार, जैसा भी हमारी मसरूफियत के बीच में मौका मिले, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रियल टाइम में रिकॉर्डिंग चल रही है, रियल टाइम में वीडियो आपको मिल रहे हैं। अगर बना के रखे हूँ मैंने, तो मैं बता दूं कि मेरे पास 20 वीडियो में मैंने पूरा करना है, तो वो आपको पोस्ट कर देंगे, बट दे आर स्टिल डेवलपिंग। तो पढ़ते रहिए। किसी तरह का कोई चैलेंज हो आपको समझने में, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कमेंट पर आपके सवालों के जवाब दे दूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।